नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्वामी टीवी और मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। फाइनली सत्ता के इस महासंग्राम में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस को तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार दी है। इतनी अप्रत्याशित हार जिसकी कल्पना कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कभी नहीं की होगी, उसके कार्यकर्ता ने भी नहीं की होगी और आम जनमानस ने भी नहीं की होगी। एक ऐसी हार जो दशकों के बाद कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस तो ये मानकर चल रही थी कि उन्हें बहुमत मिलने वाला है और करीबन 120 से 130 सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्राप्त कर लेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस 70 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई और एक करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। आखिर क्या कारण रहे कि कांग्रेस जो है इतनी बुरी तरह से हार गई बीजेपी से, जबकि जितने भी एग्जिट पोल या पहले जो लोगों के सर्वे रहे हैं या ओपिनियन पोल रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है। करीबन दोनों ही पार्टियां 110-115 सीटों के बीच में अपना मत ले सकती हैं और कांग्रेस भी इस बात को लेकर विश्वास में थी कि हम बहुमत के नजदीक तक तो पहुंच ही जाएंगे और कांग्रेस का पूरा एटीट्यूड भी इसी तरह से काम कर रहा था। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो कहानी कुछ और ही होती है। आज तक का जो इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल था, उससे भी ऊपर, उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती है। तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता ने ऐसा क्या सोचा, ऐसा क्या देखा बीजेपी में, जो 18 साल से बीजेपी का राज होने के बावजूद भी बीजेपी को ही फिर से सत्ता की कमान सौंप दी, फिर शिवराज को मध्य प्रदेश के सिंहासन पर एक बार फिर बैठा दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना प्रचंड विश्वास कहीं ना कहीं शिवराज जी को भी नहीं होगा कि वो फिर से इतने बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देखा, क्या सोचा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी हार गए। सोनकस से सज्जन सिंह वर्मा चुनाव हार गए हैं, इंदौर से जीतू पटवारी भी चुनाव हार गए हैं और तमाम अन्य मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। तो ऐसा क्या हो गया एकदम से कि सारे आंकड़े ही पलट गए और कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से, मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। एक तरफ बात हो रही थी कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है और शायद यही कारण रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी बीजेपी के मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को, जो केंद्रीय नेता थे, जो संगठन के बड़े नेता थे, उन्हें भी विधानसभा के टिकट दिए। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ये सभी वो नेता हैं जो केंद्रीय राजनीति में दखल अंदाजी रखते हैं और उन्हें विधानसभा के चुनाव में उतारा गया। शायद बीजेपी भी ये जानती थी कि इस बार चुनाव कड़े टक्कर का होने वाला है और बीजेपी को अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। और फिर चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो मामला कुछ और ही होता है। देखिए, मेरा जो विश्लेषण है इस चुनाव में वो ये है कि मुद्दे यहाँ महंगाई के भी थे, बेरोजगारी के भी थे, लेकिन इन सभी मुद्दों को बॉयकॉट किया है अगर, एक तो लाडली बहना योजना ने, जिससे बड़ा प्रतिशत महिलाओं का जो है वो वोट बीजेपी को गया है। ये एक बड़ी योजना हम कह सकते हैं बीजेपी की सफल हुई है चुनाव के ठीक पहले। एक ये योजना जिससे कि बीजेपी को बड़ा मत मिला है और इससे भी ज्यादा जो मैं जिसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं वो बात ये रही कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो धर्म का है। ये बात बीजेपी ने अच्छे से जनमानस के दिलों तक पहुंचा दी है, वो इसमें कामयाब हुए हैं। जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, वो मुद्दा भी अंडर करंट के रूप में इन चुनावों में काम कर रहा था। और मैं समझता हूं लाडली बहना योजना के अलावा भी इस मुद्दे के कारण कांग्रेस को करारी हार मिली है, क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय में बीजेपी इस मैसेज को जनता तक कन्वे करने में सफल हुई है, उनकी रणनीति का हिस्सा है और ये उन्होंने सफलता प्राप्त की है कि उन्होंने इस चीज को जनमानस के मन में पहुंचा दिया है कि यदि आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप हिंदुत्व का
हिंदुत्व को मजबूत करते हैं, हिंदू राष्ट्र की ओर भारत को ले जाने का एक कदम उठाते हैं। लेकिन यदि वहीं पर आप कांग्रेस को वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंदुत्व को कमजोर करके मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम देश में मुस्लिम राजनीति आगे बढ़ेगी, मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ेगा और एक इस तरह का मैसेज कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पार्टी के रूप में देखी जा रही है। अब यही बात जनमानस के मन में इस तरह से घर कर गई है कि कांग्रेस यानी मुस्लिमों की पार्टी, कांग्रेस यानी कि वो पार्टी जो मुस्लिमों के लिए ज्यादा बड़ा दिल रखती है, कांग्रेस यानी कि वो पार्टी जो हिंदुओं को उतनी तवज्जो नहीं देती है जितनी वो मुस्लिमों को तवज्जो देती है। तो ये जो एक बड़ा फैक्टर है, ये काम अंडरग्राउंड करता रहा है हिंदू मतदाताओं में। देखिए, जनसंख्या के आधार पर भी देखें तो 20% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम है, 80% हिंदू है। उसमें कुछ और जनसंख्या हटा भी दें तो करीबन 70-72% हिंदू जनसंख्या है, 20% मुस्लिम है। अब कांग्रेस को अगर इस 20% पूरे भी वोट मिल जाते हैं मुस्लिम के, तब भी कांग्रेस उस बहुमत तक नहीं पहुंच पाती है। और कितना हिंदू है जो कांग्रेस के साथ जुड़ता है, वो उतना बड़ा प्रतिशत नहीं है। तो अब ये भारत की राजनीति में ये स्पष्ट हो चुका है कि इस देश में वही राज करेगा, उसी का राज चलेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा। बीजेपी इस अलख को जनमानस के भीतर जगाने में सफल हुई है। और शायद मुझे लगता है कि जैसे 50, 60, 70 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है, हो सकता है और शायद ये होगा कि बीजेपी भी इतने ही लंबे समय तक इस देश पर राज करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि देश की जनता, हिंदू जनता के भीतर एक भावना जो पैदा कर दी गई है, जो बुझे हुए दिए को जगा दिया गया है, जला दिया गया है, प्रज्वलित कर दिया गया है कि हमें हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जो मुद्दे हैं वो तो आते और जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन यदि हमें इस देश में हिंदुओं की बात रखनी है, हिंदुओं को मजबूत करना है, तो हमें बीजेपी को आगे बढ़ाना होगा। और यहीं पर कांग्रेस हार गई, क्योंकि कांग्रेस ने खुलकर स्पष्ट रूप से हिंदुओं की बात नहीं करी, हिंदुओं के कंधे पर हाथ नहीं रखा, हिंदुओं के लिए कभी आवाज खुलकर नहीं उठाई। कांग्रेस की विचारधारा ये कहती है कि हम सभी को लेकर चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब जमीनी हकीकत से आप रूबरू होते हैं, जब हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, जब कोई विवाद होते हैं, तब ये बातें रखी रह जाती हैं। और शायद जनमानस के भीतर, देश की जनता के भीतर एक यही बात है जो कांग्रेस को जनमानस से दूर कर देती है। यही मुद्दा है जिसके कारण बहुत सारे लोग शायद जो न्यूट्रल हैं, जो न बीजेपी के कार्यकर्ता हैं न कांग्रेस के, वो लोग जब वोटिंग करने जाते हैं तो उनके दिमाग में यही बात घूमती है कि अगर कांग्रेस आती है और अगर मुस्लिमों को बढ़ावा मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक खींच होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वो खुद को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जो मुस्लिमों के लिए बात करती है, मुस्लिमों को आगे बढ़ाती है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है या सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक विश्लेषक के रूप में कि कांग्रेस इस बात को लोगों के भीतर नहीं पहुंचा पाई कि वो हिंदुओं के लिए भी उतनी मजबूती से खड़ी होगी। बीजेपी इस बात को बेहतर रूप से पिछले कई वर्षों में मेहनत करके इस बात को लोगों के जहन में पहुंचा दी कि लोगों को अगर हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी का साथ देना होगा। और वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पिछड़ गई। और जितने भी जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां पे आप देख भी रहे हैं, कर्नाटक जैसा राज्य जहां पर कांग्रेस जीतती है तो ऐसे तमाम सारे वीडियोस और खबरें वहां की चलती है कि वहां पर मुस्लिमों का जो है वो वर्चस्व कायम हो रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं वहां पर सामने आती है जिससे ये लगता है जनमानस को कि शायद जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है वहां मुस्लिम जो है वो मजबूत होते हैं और हिंदुओं को उतनी मजबूती नहीं मिलती है।
तो ये बड़ा मुद्दा है और शायद ये मुद्दा आने वाले कई सालों तक अभी आगे और जिंदा रहेगा, क्योंकि अभी लोगों के मन में ये भावना की अलग अभी तो पैदा हुई है और हो सकता है आने वाले वर्षों में यही मुद्दा सबसे आगे बढ़कर आएगा और इसी पर चुनाव लड़े जाएंगे, जीते जाएंगे और हारे भी जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है कि अगर उसे इस भारत की राजनीति में जिंदा रहना है तो उसे ये स्पष्ट करना होगा कि वो किसकी पार्टी है, किस धर्म की, किस समाज के लिए वो अपने समर्पित है, किसकी आवाज वो उठाती है। सर्वधर्म सम्मान और सबको लेकर चलना, संविधान के रूप में काम करना, ये अच्छी बात है, लेकिन यहां से 21वीं शताब्दी में भारत की राजनीति ने एक मोड़ ले लिया है और वो मोड़ ये है कि अगर आपको इस देश पे शासन करना है, इस देश की राजनीति में ऊपर उठना है, तो आपको हिंदुओं के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, हिंदुओं को आगे रखना होगा। और इसी काम में कांग्रेस पिछड़ जाती है। कांग्रेस कहती है एक तरफ मुस्लिमों को भी वो संभालती है, मुस्लिमों को भी वो बटर लगा लेती है कि हम आपके लिए भी काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हिंदुओं को कहती है कि नहीं, हम आपके भी साथ हैं, हम सभी के साथ हैं। तो ऐसा शायद नहीं चल पाएगा अब। और ये जो बहुमत बीजेपी को मिला है, ये इस बात का संकेत है कि अब इस तरह की राजनीति भारत में नहीं चलेगी कि हम दोनों ही समाज के साथ हैं। अब धीरे धीरे भारत उस ओर बढ़ रहा है जहां पर आपको राजनीतिक पार्टी के रूप में ये स्पष्ट करना होगा कि आप किस धर्म के पक्ष में हैं, आप किसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप किसकी आवाज बन रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस की करारी हार हुई है मध्य प्रदेश में, विशेषकर मध्य प्रदेश का विश्लेषण मैं करता हूं, क्योंकि यहाँ 18 वर्षों से बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आ पाई और करारी हार मिलती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो अंडरग्राउंड फैक्टर है वो हिंदुत्व का फैक्टर है, जो काम कर गया है। लाडली बहना के अलावा, लाडली बहना ने हो सकता है कुछ प्रतिशत महिलाओं के वोट जो हैं वो बीजेपी को दिए हैं, वो एक बड़ी सफलता है बीजेपी की, लेकिन बावजूद उसके अगर कुछ सीटें और हम देख लें, अगर कांग्रेस इतनी बुरी हारी है तो उसमें हिंदुत्व का मुद्दा एक बड़ा अंडरग्राउंड मुद्दा है, जिस पर शायद कोई जनमानस, कोई जनता खुलकर बात नहीं करेगी, क्योंकि ये मुद्दे बहुत सेंसिटिव होते हैं। इस पर कोई व्यक्ति अपनी राय खुलकर प्लेटफॉर्म पर कहीं भी रखेगा नहीं, लेकिन उसके मन में ये भाव हमेशा भरा हुआ होता है, जिंदा होता है, और इसी भाव से भरकर वो जब वोटिंग करने जाता है तो वो ये निर्णय लेता है कि मुझे किसको वोट देना है। तो कांग्रेस के लिए तो ये बहुत ही आने वाला समय और भी खराब हो सकता है अगर कांग्रेस दोनों ही धर्मों के साथ सामंजस्य बिठाकर सोचेगी कि हम दोनों को बैलेंस बना के इस देश की राजनीति करेंगे, तो शायद वो दौर जा चुका है। अब इस देश में वही दौर चल रहा है जहां आपको चूज करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किसके साथ हैं। चलिए, खैर, इस देश की आगे आने वाली नई राजनीति के लिए हम सभी जीती हुई पार्टी और उनके उम्मीदवारों को बधाई देते हैं और हम ये आशा करते हैं कि जीती हुई पार्टियां, सत्ताएं इस देश की जनता के लिए अच्छे काम करेगी, उन्हें रोजगार देगी, महंगाई कम करेगी और इस देश की जनता उनके शासन से खुश होगी। नमस्कार।